अच्छा देखो, आज जो है ना हम एसिड बेस और सॉल्ट की तरफ आएंगे, सही है। जो हमारा मेन पर्पस है ना वो है टू गेट ऑल द कॉन्सेप्ट इन नाइन्थ एंड टेंथ, जो प्री ये ओ लेवल्स है ना, उसमें तमाम कॉन्सेप्ट जो है ना। क्योंकि देखो केमिस्ट्री में ना, अगर मैं वैसे तो बताऊं तो ज्यादातर तो रट्टा ही है। अगर आप रिवाइज नहीं करते हो तो आपको बहुत ज्यादा रट्टा को मानना पड़ेगा ना। सॉरी, अगर आप समझते नहीं हो। और नॉर्मली जो होता है वो 9-10 से यही तो चल रहा होता है कि सिर्फ जो है याद तो करवा रहे होते हैं, समझाते नहीं है। पूरे पूरे टॉपिक को करा रहे होते हैं, वो याद करवा रहे होते हैं वो 9th में 10th में, और फिर जो टॉपिक बचते हैं वो 11 में होते हैं, यानी O3 में अपेयरिंग से। और उसके बाद कुछ स्कूल में रिविजन होता है, कुछ स्कूल में रिविजन भी नहीं होता ना। मेरा ये है कि भाई पूरा कॉन्सेप्ट जो है ना वो आप लोग को करा दिया जाए, ताकि फिर आप लोग जब O3 में आओ ना तो फिर आपको किसी चीज में वो मुश्किल ना हो, ठीक है। आज करेंगे एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, ठीक है। इन तीनों के ऊपर बात करेंगे, एसिड, बेसिस और सॉल्ट के ऊपर, ठीक। देखो सबसे पहले तो हमें ये मतलब पता ये होना चाहिए कि एसिड होता क्या है। ये सबसे पहले एसिड के ऊपर बात करते हैं। एसिड क्या होता है? देखो कोई भी ऐसा कंपाउंड, ऐसा सब्सटेंस जो H प्लस डोनेट करता है, जो H प्लस डोनेट करता है, हम बोलते हैं कि भाई वो एसिड है। कोई भी ऐसा कंपाउंड जो H प्लस, स्क्रीन आ रही यार है? आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही। स्क्रीन गलती से स्क्रीन, एक अच्छा देखो, कोई भी ऐसा कंपाउंड या स्पीशी या वो सब्सटेंस जो H प्लस डोनेट करता है ना, वो हमारा एसिड वो कहलाता है। इट इज नोन एज एसिड। एनी स्पीशी, एनी सब्सटेंस दैट कैन डोनेट H plus is known as acid, ठीक है। is known as is known as acid, ठीक है। और इसको बोलते हैं ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट। ये जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उसका नाम भी लिख देता हूँ। ये होता है ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट। ऐसे बहुत सारे एसिड के कॉन्सेप्ट होते हैं ना, हमारे कोर्स में ये चलता है ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट। जो मैंने वो करा है ये बोलता क्या है कि एनी सब्सटेंस दैट कैन डोनेट H प्लस इज नोन एज एसिड। वो उसको हम एसिड बोलते हैं जो भी H प्लस डोनेट करता हो, ठीक है। जो भी H प्लस डोनेट करता हो हम उसको क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं, सही। अब H प्लस क्या होता है? H प्लस से हम दो चीजें वो लेते हैं, ठीक है। H प्लस में H प्लस का मतलब क्या है? H प्लस यानी हाइड्रोजन आयन। H प्लस का मतलब हाइड्रोजन आयन ना। H प्लस यानी व्हेन हाइड्रोजन लॉस इलेक्ट्रॉन, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो क्या वो बन जाता है? H प्लस आयन, यानी हाइड्रोजन का आयन। जब भी हाइड्रोजन आयन डोनेट होगा, जो सब्सटेंस डोनेट कर रहा होगा वो कहलाएगा एसिड। इस तरीके से क्या होता है? HCl होता है। HCl क्या करता है? इस तरीके से ब्रेक होता है, H प्लस और Cl माइनस। अब ये यहाँ पे क्या कर रहा है? ये H प्लस डोनेट कर रहा है, ये H प्लस डोनेट कर रहा है, तो ये यहाँ पे क्या है? ये एसिड है। ये क्या कर रहा है? H प्लस डोनेट कर रहा है, तो ये क्या है यहाँ पे? ये एसिड है। ये क्या कर रहा है? H प्लस डोनेट कर रहा है, तो ये क्या है यहाँ पे? एसिड है, सही। अब इसी तरीके से फिर क्या होता है? बहुत सारे एसिड्स होते हैं, कुछ वीक एसिड होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। बहुत सारे एसिड जो आपने पढ़े होंगे, एक होता है H2SO4, सही है। एक आपने पढ़ा होगा H2SO4, सही है। H2SO4 क्या करता है? 2H प्लस डोनेट करता है,
H प्लस और SO4 2 माइनस अलग। अब ये क्या कर रहा है, ये H प्लस डोनेट कर रहा है, तो ये क्या है, मेरा एसिड है। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अक्सर वो जगहों पे आप इंस्टेड ऑफ H प्लस, इंस्टेड ऑफ H प्लस वहाँ लिखा हुआ को देखोगे, प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन डोनर। अब ये क्या चीज है, ये H प्लस के बदले प्रोटॉन डोनर क्यों लिखा हो? क्योंकि देखो, रीजन ये है कि हाइड्रोजन के पास ये, इसमें बच्चों को हुई है मुश्किल ना कि ये H प्लस के वो बदले इंस्टेड ऑफ H प्लस प्रोटॉन को डोनर क्यों लिखा हुआ है। देखो, हाइड्रोजन में एक न्यूट्रॉन होता है, सॉरी, न्यूट्रॉन कोई भी नहीं होता, एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हाइड्रोजन आयन लूज कर एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, यानी हाइड्रोजन से ये बन जाए H प्लस और इलेक्ट्रॉन। अब अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो अब इस H प्लस के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? न्यूट्रॉन जीरो है, मतलब ये कितने हैं, ये पार्टिकल्स हैं, और इलेक्ट्रॉन भी जीरो है। अब इसके पास है क्या, अब इसके पास सिर्फ एक ही चीज है, अब इसके पास सिर्फ एक ही चीज है, वो है प्रोटॉन। बाकी सारी चीजें तो खत्म हो गई ना। न्यूट्रॉन तो पहले तो था ही नहीं, न्यूट्रॉन तो पहले तो था ही नहीं, और इलेक्ट्रॉन एक था, तो बाद में क्या हुआ, वो इलेक्ट्रॉन भी चले गया। अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, जीरो। तो अब इसके पास है क्या, अब इसके पास खाली प्रोटॉन है। तो H प्लस को अक्सर जगहों पर प्रोटॉन भी बोला गया है। ठीक है, H प्लस को इसी वजह से प्रोटॉन भी तो बोला गया है, क्योंकि इसमें खाली प्रोटॉन होता है और प्रोटॉन के अलावा कुछ भी नहीं होता। सही बात समझे? इसी वजह से जो उसकी डेफिनेशन अक्सर लिखी होती है, दैट कैन डोनेट प्रोटॉन, या फिर अक्सर जगहों पे स्लैश करके H प्लस लिखा होता है, ये भी अक्सर जगहों पे लिखा होता है। इसका रीजन क्या है कि इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन नहीं होता, सिर्फ प्रोटॉन ही होता है एक H प्लस के पास। H प्लस की बात कर रहा हूँ, नॉट H, तो खाली H है उसके पास, तो भाई एक इलेक्ट्रॉन होता है। मैं तो यहाँ पे बात कर रहा हूँ H प्लस की। H प्लस के पास तो कोई भी प्रोटॉन नहीं, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, तो उसको हम प्रोटॉन भी बोलते हैं इस तरीके से। सही। अच्छा, अ, अब यहाँ पे देखो एक, ठीक, अब यहाँ पे होता क्या है, अब यहाँ पे ये हम करते कैसे हैं, हम क्या करते हैं, हम किसी भी एसिड को, हम किसी भी एसिड का वो देख रहे हैं ना कि भाई वो क्या है, किस तरीके का एसिड है, तो जो हम क्या करते हैं, उसको पानी में डिसॉल्व कराते हैं। हमने क्या किया, एसिड को पानी में डिसॉल्व कराया, वाटर में, HCl को ना। जब हम उसको वाटर में डिसॉल्व कराते हैं, तो ये ब्रेक हो जाते हैं। ब्रेक होता है H प्लस और Cl माइनस में। जब हम किसी भी एसिड को पानी में डिसॉल्व कराते हैं, वाटर में डिसॉल्व कराते हैं, वो ब्रेक हो जाते हैं। हम इसी तरीके से उसको चेक करते हैं कि भाई वो एसिड है या नहीं है। हम उसको वाटर में डिसॉल्व कराते हैं, और हम देखते हैं कि भाई वो अपने आयन से टूट रहा है या नहीं वो टूट रहा है। इसी तरीके से कोई भी एसिड जो है, जब तक हम उसको पानी में डिसॉल्व नहीं कराते, वो अपनी एसिड की प्रॉपर्टीज शो नहीं करता। हम सब ने तो कैरम को खेला होगा, कैरम में हम एक केमिकल यूज करते थे, बोरिक एसिड। सही है, ये कैरम में हम सब ने खेले, हम एक एसिड यूज करते थे, बोरिक एसिड। अब वो बोरिक एसिड क्या हाथ को जला देता है? नहीं, वो तो कुछ भी नहीं करता। थोड़ी बहुत इचिंग हो जाती है कभी कभार, लेकिन फर्क कुछ भी नहीं पड़ता उससे। रीजन क्या होता है कि हम अभी उस एक तो ये कि बहुत वीक एसिड होता है, वो डाइल्यूटेड एसिड होता है। डाइल्यूटेड एसिड का मतलब है कि देखो, दो टाइप के एसिड होते हैं, एक होता है डाइल्यूटेड, ठीक है, बल्कि ये हर चीज में होता है। एक होती है डाइल्यूटेड चीज होती है, और एक होती है कंसनट्रेटेड। सही है। देखो, कंसनट्रेटेड और डाइल्यूटेड में फर्क क्या होता है, डाइल्यूटेड वो होता है जिसमें पानी की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो,
जिसमें पानी की वो क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो। जिस तरह फर्स्ट करो हमने एसिड डाला, एसिड प्लस हमने वाटर में एसिड को डाला, डिजोल्व कर हमारे एसिड वाटर में। अगर एसिड बहुत ही मतलब वो कम है ना होने के ये बराबर है, जैसे कि 0.1% एसिड है और बाकी 99.9% वाटर है, तो ये डाइल्यूटेड हो गया। ये तो अब खैर मैंने बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट कर दिया। नॉर्मली क्या होता है, 1 2 3 4% एसिड होता ही है, ठीक है, और बाकी सब वाटर होता है। तो ये होता है डाइल्यूटेड होता है, ठीक है, यानी कि वाटर ज्यादा है, एसिड कम है। हम इस तरीके से तो बोल सकते हैं एक सॉल्यूशन को बना रहे हैं, वाटर सॉल्वेंट है और एसिड सॉल्यूट है, सही है। हम इन दोनों को मिला के एक सॉल्यूशन को बना रहे हैं, सिर्फ एक समझाने की सेंस ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वाटर हमारे पास ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, और एसिड कम है, सही। फिर एक आता है कंसंट्रेटेड एसिड। अब कंसंट्रेटेड एसिड ये ना कुछ वो नहीं है, यानी क्वांटिटी नहीं है, यानी कि अब ये कंसंट्रेटेड भी की भी बहुत टाइप हो सकती है। एक कंसंट्रेटेड क्या है कि आपने, एक कंसंट्रेटेड क्या है कि आपने एक एक कंसंट्रेटेड है कि आपने 15% एसिड ले लिया और बाकी वाटर 85% ले लिया, तो इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ कंसंट्रेटेड। ये कंसंट्रेटेड के तौर पे हम उसको खो लेते हैं, क्योंकि जैसे यहाँ पे अगर HCl है ना, तो HCl तो बहुत ज्यादा पावरफुल एसिड होता है, बहुत ज्यादा पावरफुल एसिड होता है। तो अगर ये भी हम अगर 15% ही को ले रहे हैं, तो ये कंसंट्रेटेड को कराते हैं कि इसकी कोई वो नहीं है, यानी कोई लिमिट नहीं है। आप ये भी तो कर सकते हो कि 85% एसिड और 15% वाटर, तो ये तो हाईली कंसंट्रेटेड हो जाएगा फिर, ये तो हाईली कंसंट्रेटेड हो जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पर फिर ये तो बात आ गई, ठीक है, कि वाटर का होना ये बहुत जरूरी है। अगर वाटर नहीं होगा तो एसिड अपनी ये प्रेजेंस शो ही नहीं करेगा, ठीक है। एक सेकंड, ठीक। अगर वाटर होगा, ठीक, अगर वाटर है तो वो अपनी प्रेजेंस शो कर रहा है, नहीं तो वो अपनी प्रेजेंस शो नहीं करता, ठीक है। और हमेशा आपने गौर किया होगा एसिड के नीचे एक्वस लिखा होता है। एसिड जो भी आप लोगे ना, एसिड HCl लोगे तो ये उसमें नीचे एक्वस लिखा होता है, क्योंकि ये एसिड अपनी प्रेजेंस शो ही वाटर में करता है, सही। तो ये होता है कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड की कोई वो कैद नहीं है, आप चाहो जितना चाहे आप ले सकते हो, सही। और हर एसिड का अपना अलग अलग होता है। HCl है, H2SO4 है, फिर उसके बाद H3PO4 है, ये वीक एसिड है। फिर उसके बाद CH3COOH है, ये और वीक एसिड है, सही। अब ये जो एसिड है, ये हर एसिड की अपनी स्ट्रेंथ है। तो जैसे कि फर्ज करो आपने CH3OH लिया, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी आप O3 में, बल्कि मैं भी ये इस बार आपको ऑर्गेनिक को पढ़ाऊंगा ना ये सब चीजें। कार्बोक्सिलिक होता है, कार्बोक्सिलिक वीक एसिड है, बहुत वीक एसिड होता है, ठीक है। तो ये तो आप जितना भी को डालो कंसंट्रेटेड हो ही नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल से कंसंट्रेटेड होगा, क्योंकि ये है ही वीक एसिड, वन ऑफ द वीकेस्ट एसिड है, ठीक है। ये तो बहुत मुश्किल से ये हो पाएगा। अब एसिड की दो टाइप होती है। कुछ ऐसे ये एसिड होते हैं कि हम उनको बगैर उनकी मेजरमेंट करी ये बता देते हैं कि ये वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये वो कैसे होता है कि भाई जब तक हमने कुछ चीज नोट ही नहीं करी, कुछ कैलकुलेशन नहीं करी, तो हम कहते हैं इसको बोलने के भाई ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। देखो, एक होता है इनऑर्गेनिक एसिड और एक होता है ऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है और ऑर्गेनिक हमेशा वीक होता है, सही है। अब ये सही है। और हम जो वीक और स्ट्रॉन्ग बोलते हैं ना, ये भी एक बहुत कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स में, कि वीक और एसिड हम उसको को बोलते हैं
हम हमेशा कंपैरिजन में को बोलते हैं, यानी क्या मतलब, हम जैसे HCl वर्सेस H3PO4 इनका कंपैरिजन करा रहे हैं। अब अगर मैं HCl और H3PO4 को बोलूं तो भाई HCl तो हर सूरत में H3PO4 से स्ट्रांग है। या अगर मैं HCl का कंपैरिजन करा रहा हूँ H2SO4 से, हालांकि दोनों स्ट्रांग एसिड कंसिडर को किए जाते हैं। इसकी एग्जांपल ऐसे कि भाई मेरे पास 10,000 रुपए वर्सेस कंपैरिजन कर रहा हूँ 9,000 का। तो भाई अगर मैं वैसे देखूँ तो भाई 10 को 1000 भी तो ज्यादा है, 9 को 1000 भी तो ज्यादा है, लेकिन एज कंपेयर टू 9,000 10,000 ज्यादा है। बात समझ आ रही है? और अगर मैं इसी 9,000 का की कंपैरिजन करा दूं खाली को 1000 से, तो 9,000 इसके कंपैरेटिवली बहुत तो ज्यादा है। बात समझ आ रही है? एसिड में हमेशा कंपैरिजन होता है कि कौन सा एसिड किससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, दो एसिड का ये कंपैरिजन करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कहना कि भाई 9,000 जो है और 10,000 जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये पावर को करता है होल्ड एज कम्पेयर टू 9,000। इसी तरीके से अगर यहाँ पे क्या हुआ, जब मैंने इन दोनों का कंपैरिजन किया 10,000 और 9,000 का, तो 10,000 ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, ज्यादा स्ट्रॉन्ग वैल्यू थी। लेकिन अगर मैं यही 9,000 का एक छोटी वैल्यू से ये कंपैरिजन कर दूं तो यहाँ पे 9,000 ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ। ठीक है? तो एसिड में भी यही है, एसिड में हमेशा जो हम इसको वीक या स्ट्रॉन्ग बोलते हैं तो हम कंपैरिजन में को बोलते हैं। एक तो बोलते हैं कंपैरिजन में, ठीक है, वो किसमें बोलते हैं, कंपैरिजन में। अब जैसे कि मैं HCl और H3PO4 का कंपैरिजन कर रहा हूँ तो HCl स्ट्रॉन्गर है और ये मेरे पास वीकर है। H3PO4 वीकर एसिड है, ठीक है। H2SO4 HCl मेरे पास स्ट्रॉन्गर एसिड है, HCl मेरे पास स्ट्रॉन्गर एसिड है, और H3PO4 वीकर एसिड। लेकिन अगर मैं इसी H3PO4 का कंपैरिजन कर दूं किससे, कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो अब यहाँ पे चक्कर बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। अब मैं क्या को बोलूंगा कि भाई कार H3PO4 ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और कार्बोक्सिलिक एज कम्पेयर टू दिस वीकर है। अब यहाँ पे H3PO4 तो स्ट्रॉन्गर हो गया और कार्बोक्सिलिक वीकर हो गया, लेकिन उससे पहले जब मैंने HCl और H3PO4 के कंपैरिजन किया था तो उल्टी वो चीज हुई थी, क्या था, H3PO4 वीकर था, H3PO4 वीकर था और यहाँ पर H3PO4 स्ट्रॉन्गर है। तो यहाँ पे मैंने क्या बात बताई थी, कंपैरिजन होता है। और देखो एक तो वो साफ साफ है कि भाई इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का डिफरेंस तो वैसे भी होता है। इनऑर्गेनिक एसिड हर हाल में ऑर्गेनिक एसिड से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है। इनऑर्गेनिक एसिड हर हाल में ऑर्गेनिक से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। ऑर्गेनिक में कौन कौन से होते हैं, अच्छा देखो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में डिफरेंस क्या है। ऑर्गेनिक वो होता है जो कि बाय नेचर होता है और हमारी बॉडी के अंदर या कोई लिविंग थिंग्स के अंदर होता है, और उसके बाद जो दूसरी ऑर्गेनिक की ये आइडेंटिफिकेशन हो क्या होती है, ऑर्गेनिक सिर्फ इन कंपाउंड से मिलके बनता है नॉर्मली, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं ऑर्गेनिक, ठीक है। और इसमें क्या होता है, बाकायदा एक और कार्बन की चेन होती है। वेयर एज इसमें कोई ऐसा चक्कर नहीं है, कार्बन होना तो जरूरी है, लेकिन इसमें तो कोई ऐसा कार्बन क्या है, नेसेसरी है। कार्बन होना ऑर्गेनिक में कंपलसरी है, कोई भी कंपाउंड विदाउट कार्बन ऑर्गेनिक नहीं हो सकता। इन शॉर्ट हम ये बोलते हैं कार्बन और हाइड्रोजन का जो कंपैरिजन बनता है ना, एक चेन बनती है इनकी, यानी कार्बन और हाइड्रोजन जहाँ पे दोनों एक साथ आते हैं उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो जिस एसिड में दोनों साथ आएंगे वो ऑर्गेनिक एसिड तो कहलाएगा। तो ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, वीक होते हैं, ठीक है। अब जैसे इनऑर्गेनिक एसिड है, इनऑर्गेनिक एसिड में क्या है भाई, इनऑर्गेनिक एसिड में एक सिंपल सा HCl है। अब इसमें कोई भी वो कार्बन नहीं है, कोई भी वो कार्बन नहीं है, एक है H है और एक Cl, ये HCl इस तरीके से तो ब्रेक हो गई, स्ट्रॉन्गर होता है। इसी तरीके से अगर मैं H2SO4 का तो बोलूँ, इसमें भी कुछ तो कार्बन नहीं है, ये H प्लस और SO4
-2। और मैं इसी तरीके से अगर H3PO4 की तरफ आ जाऊं तो यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है, 3 हाइड्रोजन है और PO4 3 माइनस। इस तरीके से इसमें भी कोई कार्बन नहीं है। तो जिन एसिड्स में कार्बन आ रहा हो वो होते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। ये एक आइडेंटिफिकेशन का मेथड ये बता रहा हूँ, बाकी तो जो भी ऑर्गेनिक एसिड्स होंगे वो बहुत गिनती के हैं, यानी कि फिंगर टिप से आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको पता तो चल जाएगा कि वैसे भी। और ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो वीक एसिड होते हैं। अगर मैं ओवरऑल करूँ तो दीज आर वीक एसिड। सही, दीज आर वीक एसिड। सही। Yes, sir. सही। Yes, sir. अच्छा, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, एक सेकंड। यहाँ पे, अब यहाँ पे सही ये हो गया हमारे पास ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का डिफरेंस याद तो रखना। सही। अब देखो, इसी वो तरीके से यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे जो स्ट्रेंथ होती है ना एसिड की, वो, अब स्ट्रेंथ के ऊपर बात करते हैं, कौन सा एसिड कितना स्ट्रांग होता है कितना वीक होता है, और कैसे एसिड की स्ट्रेंथ को हम फाइंड आउट करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड। ठीक। एसिड की स्ट्रेंथ को के ऊपर हम बात कर रहे हैं। ठीक? अब यहाँ पे देखो एसिड की स्ट्रेंथ का क्या होता है। अब इसको दो मेथड्स होते हैं, दोनों मेथड बता रहा हूँ आपको ना। एक तो फिर एसिड की आइडेंटिफिकेशन वगैरह होती है, वो तो अलग है, लिटमस टेस्ट वगैरह, वो तो टेस्ट होते हैं। अभी हम स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं कि एसिड कितना वीक होता है कितना स्ट्रांग होता है। देखो, एक तो क्या है, एक तो उसका वो है कि उसको आप ऐसे फाइंड आउट नहीं तो कर सकते। क्या मतलब है, देखो एक होता है, एक तरीके से अगर मैं बोलूँ, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। क्या है? डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, यानी जितना एसिड आयोनाइज होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्गर एसिड कंसिडर किया जाएगा। एक एसिड जितना स्ट्रांग होगा ना वो उतना ही, तो सॉरी, जितना एक एसिड जितना आयोनाइज होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्गर एसिड कंसिडर किया जाएगा। जैसे कि फर्ज करो, अगर मैं HCl की बात कर रहा हूँ, मैं HCl की बात कर रहा हूँ, HCl को मैंने आयोनाइज किया, H+ एक्वस और Cl-। अब ये आयोनाइज कितना हो रहा है ये मुझे बताएगा कि भाई कितने आइंस में ये ब्रेक हो रहा है। ये मुझे बताएगा कि भाई ये एसिड कितना वीक है या कितना स्ट्रांग है। वो लेट से अगर यहाँ पे मेरे पास 100 मोल्स है इसके ना, इसके 100 मोल्स है मेरे पास HCl के। जाहिर सी बात है, जब आयनाइजेशन स्टार्ट ही नहीं है तो इसकी फिर 0 होंगे। फिर क्या होती है, आयनाइजेशन स्टार्ट होती है, अभी HCl की बात कर रहा हूँ, इसके 15 मोल्स पूरा जाते हैं और 85 कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये बहुत हाई कन्वर्जन रेट है। तो ये एसिड कहलाएगा स्ट्रॉन्गर एसिड। ये इस वजह से स्ट्रॉन्गर होता है HCl। जो हम ये एसिड्स की बात करते हैं नॉर्मली, वो HCl के सबसे ज्यादा ये पीट टॉकेटिव होता है। रीजन क्या है कि हमारी ये बॉडी के अंदर भी होता है, और उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी वो काफी होती है हमारी इंडस्ट्री में, तो हम इसलिए HCl सबसे ज्यादा ये टॉकेटिव एसिड होता है। ठीक। तो अब क्या है कि इसमें 85 मोल जब कन्वर्ट होगा इनटू आयंस, तो ये मेरा स्ट्रॉन्गर एसिड है। सही है। ये जो कन्वर्जन हुई है इनटू आयंस, क्या, ये जो हुई है कन्वर्जन इनटू आयंस, ये मेरा बता रहे कि एसिड की स्ट्रेंथ क्या है। जो ये कन्वर्जन हुई है इनटू आयंस, ये मेरा बता रहा है कि भाई इस एसिड की कन्वर्जन क्या है। अब इसी तरीके से अगर मैं वो बात करूं,
एक मैंने एसिड लिया H3PO4, इसको मैंने ये कन्वर्ट किया और ये हो गया PO4 3 - ठीक। अब मैंने इसके भी वही लिया था भाई, 100 मोल्स लिए थे इसके, 0 0 थे जब कन्वर्जन स्टार्ट ही नहीं हुई। लेकिन जब कन्वर्जन कन्वर्जन स्टार्ट हुई ना तो इसके 50 50 वो हो गया, यानी 50 मोल्स कन्वर्ट हो गए ऑफ H3PO4 कंपाउंड इनटू आइंस। तो ये मेरा कहलाया, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेकिन डिफरेंस क्या है, ये HCl कंपैरिजन में वीक एसिड है। ये HCl के कंपैरिजन में वीक एसिड है कि इसकी जो आयनाइजेशन है वो HCl से कम है, लेकिन है ये भी स्ट्रॉन्ग। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई ऑर्गेनिक एसिड को ले लूँ, अभी तो मैं इनऑर्गेनिक एसिड्स की तरफ था, अगर मैं ऑर्गेनिक एसिड को ले लूँ, यानी CH3COO, जिसको बोलते हैं कार्बो ऑक्सैलिक यानी इथेनोइक एसिड, इसका अगर मैं वैसे नाम बोलूँ तो इसका वो नाम होता है इथेनोइक एसिड। क्या नाम होता है इसका? इथेनोइक एसिड। ईथ यानी दो तो कार्बन, इसमें दो तो कार्बन आ रहे हैं ना, एक और दो, तो इसको बोलते हैं इथेनोइक एसिड। ये अभी ऑर्गेनिक में जाके आप लोगों को बात क्लियर हो जाएगी सही। ये ब्रेक कैसे होता है, CH3COO- और H+। अच्छा एक बात याद तो रखना, जितने भी वो आइंस आएंगे सारे आइंस जो है ना एच के लूज होंगे। जैसे यहाँ पे वो 3 आइंस आ रहे हैं ना, यहाँ पे 3 आइंस आ रहे हैं, तो यहाँ पे 3 आइंस ही लूज होंगे। हमेशा जो आइंस होते हैं ना वो एटम की फॉर्म में आते हैं, यानी कि अगर जैसे H3 है ना, तो 3 पहले को आ जाएगा, अगर H3 है तो 3 पहले ये आ जाएगा, इस तरीके से। अच्छा देखो अब इसके बाद क्या होता है, अगर फर्स्ट करो मैं इसकी कन्वर्जन कर रहा हूँ, तो मेरे मैंने वही किया, 100 मोल्स मैंने को लिए थे। अभी जब कन्वर्जन नहीं हुई तो जाहिर सी बात है कुछ 0 0 होंगे। लेकिन फिर क्या हुआ, आउट ऑफ 100 सिर्फ 10 मोल्स कन्वर्ट हुए। ठीक, ये कन्वर्जन रेट काफी तो कम है, या तो आप 10 या फिर इस तरीके से बोलो कि सिर्फ 5 मोल्स कन्वर्ट है। तो ये आपका वीक एसिड है, कार्बो ऑक्सैलिक आपका। ये मैं खाली जो ये क्वांटिटी है सिर्फ ये इमेजिन कर रहा हूँ ना, ये फैक्ट नहीं है ठीक। तो ये सिर्फ समझाने के लिए, तो ये क्वांटिटी वो कम है, यानी बहुत ही कम मोल्स जो है वो आयोनाइज हुए हैं यहाँ पे। तो ये आपका कहलाएगा वीक एसिड। ये आपका क्या कहलाएगा, वीक एसिड, क्योंकि इसकी आयोनाइजेशन तो कम है। और अ, ये दोनों क्या कहलाएंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूं तो मैं क्या तो बोलूंगा भाई सबसे ज्यादा आइंस किसके आ रहे हैं, सबसे ज्यादा आइंस आ रहे हैं मेरे पास कार्बो ऑक्सैलिक एसिड के। अगर मैं इन तीनों का एक कंपैरिजन करूं, HCl+H3PO4 प्लस कार्बो ऑक्सैलिक यानी इथेनोइक एसिड, तो अगर मैं इन तीनों का एक कंपैरिजन करता हूं तो मैं यहाँ पे तो देख रहा हूँ कि भाई सबसे ज्यादा आइंस किसके आ रहे हैं, सबसे ज्यादा आइंस आ रहे हैं मेरे पास, फर्स्ट पे आ रहा है मेरे पास HCl, सेकंड पे आ रहा है मेरे पास H3PO4, और थर्ड पे आ रहा है मेरे पास कार्बो ऑक्सैलिक यानी इथेनोइक एसिड। तो अगर मैं इसका एक वो बना तो मैं क्या लिखूंगा, सबसे स्ट्रॉन्गर होता है HCl। तो ये HCl होता है, फिर HCl से इन तीनों की बात कर रहा हूँ, इन तीनों से HCl से कम यानी वीकर होता है H3PO4, और H3PO4 से भी ज्यादा वीक होता है इथेनोइक एसिड यानी कार्बो ऑक्सैलिक एसिड। तो ये मैं इस तरीके से चार्ट बना सकता हूँ। अच्छा यहाँ पे तो वो क्या था, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, यानी कितना जो है वो आयनाइज होता है ठीक है। अब इसी तरीके से एक होता है पीएच स्केल। एक क्या होता है, एक होता है पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है, जिससे हम डिफाइन करते हैं कि कितना स्ट्रांग है या वीक है इससे। ये स्केल बताता है कि कोई कितना स्ट्रॉन्ग। आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ये पीएच स्केल को बता रही हो? बता रही हूँ। बता रहे हो। हाँ, पीएच स्केल जो है वो बताता है कि कौन सा कितना स्ट्रॉन्ग है कितना weak। असल में ये कलर्स के ऊपर डिपेंड करता है क्या कि हम ये स्केल होता है 1 से लेके 14 तक। 1 से लेके 14 तक ये स्केल होता है ठीक है, इस तरीके से। 7 पर इसका न्यूट्रल होता है पॉइंट। 1 से लेके
तो ये देखो यहाँ पे क्या है कि 1 से लेके वो 7 तक जो है ना आपका, वो होता है एसिड, एसिड की रेंज होती है। यानी कि अगर मैं 1 से लेके 7 तक बात करूँ तो ये एसिड की रेंज है। ये एसिड की रेंज होती है, और 7 से लेके 14 तक बेस की रेंज होती है। ये कहलाता है बेस। बेस क्या है वो भी अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। 1 से लेके 7, और 7 पे होता है, एग्जैक्ट 7 पे होता है न्यूट्रल। एग्जैक्ट 7 पे क्या होता है? न्यूट्रल। ठीक है। 7 पे क्या होता है? न्यूट्रल। ठीक है। और जो 7 न्यूट्रल होता है ना, इसकी सबसे चीप एग्जाम्पल है वाटर। तो ये जो प्योर वाटर होता है वो एग्जैक्टली न्यूट्रल होता है। प्योर वाटर एग्जैक्टली न्यूट्रल होता है। प्योर वाटर यानी H2O, उसमें तो सॉरी H2O, उसमें कोई इम्प्योरिटी ना हो। लेकिन ये कि इम्पॉसिबल है कि वाटर में इम्प्योरिटी ना हो। इम्प्योरिटी का देखो मतलब क्या है। देखो एक तो वो होती है जो कि हमारे लिए हार्मफुल होती है, मतलब बोरॉन हो गया, इस तरीके से कोई भी मेटल हो गया, या कोई भी इस तरीके से हो गया। और एक होता है जो हम खुद पानी में वो डालते हैं, जिस तरह हम मिनरल वाटर पीते हैं ना, तो उसमें कुछ तो मिनरल्स को डालते हैं उसमें, ताकि हमें रिक्वायर्ड मिल्क को मिल सके। ठीक है। तो जो मैं बात कर रहा हूँ बिल्कुल प्योर वाटर की बात कर रहा हूँ, जिसमें कुछ भी ना हो। जो सी वाटर होता है उसका पीएच होता है अराउंड 8। अगर मैं वैसे वो बात करूँ 7 के आसपास की वो करूँ ना बात, देखो 7 pH पे वो लाया करता है प्योर वाटर। 8 पर वो लाया करता है सी वाटर। और जो एग्स होते हैं ना, जिनको बोलते हैं अंडे जो हम वो खाते हैं, वो भी 8 के अराउंड वो लाया करता है। ठीक है। ये वैल्यू हर लोकेशन पे वैरी कर सकती है। ठीक है। जो सी वाटर है वो बेसिक होता है। इसी तरीके से जो मिल्क है, यूरिन या मिल्क, इन दोनों का पीएच होता है 5, ये सॉरी 6, ये एसिडिक होता है। इसी तरीके से जो हम ब्लैक कॉफी वो पीते हैं, ये ब्लैक कॉफी उसका होता है 5। यहाँ पे जो बनाना खाते हैं केले, वही होता है। अब ये जो है ना, ये न्यूट्रल होते सी बात है, इनका हम कोई वो नुकसान नहीं है हमसे। एग तो बल्कि फायदा देता है, पानी पीते हैं फिर फायदा देता है, हम समंदर में वो जाते हैं एंजॉय करने, कुछ हमें फर्क नहीं को पड़ता। ठीक है। ये हो गया न्यूट्रल। अब यहाँ पे वो बात कर रहे हैं नॉर्मल हैसिड की। 1 से लेके 7 तक मेरी रेंज होती है हैसिड की। 1 से लेके 7 तक मेरी रेंज होती है हैसिड की। अब जितना ये 1 की तरफ वो जाता जाएगा ना, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और जितना ये 7 की तरफ हो जाता जाएगा, ये न्यूट्रल होता हो जाएगा, यानी अपनी ये एसिडिक स्ट्रेंथ होता जाएगा। ठीक है। ये अपनी एसिडिक स्ट्रेंथ होता हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे HCl की बात करूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे HCl की बात करूँ तो HCl का जो हम बोलते हैं ना, वो HCl का अराउंड 1 होता है। ठीक है। HCl का 1 के अराउंड होता है। ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं कार्बो ऑक्सैलिक एसिड की बात करूँ, ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का 3 के अराउंड होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का 3 के अराउंड होता है। ठीक। और HCl का 1 के अराउंड होता है। ठीक है। तो क्या है कि अगर मैं 1 की तरफ जा रहा हूँ, एसिडिक स्ट्रेंथ वी आर गोइंग टूवर्ड्स 1। अगर मैं 7 से 1 की तरफ जा रहा हूँ तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। और अगर मैं बट इफ वी आर गोइंग
टूवर्ड्स 7, अगर मैं 7 की तरफ जा रहा हूँ तो ये स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है। तो ये क्या हो रहा है, स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है, स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है, ये न्यूट्रल बन रहा है। ठीक है, इस तरीके से होता है। मैं जितना ये 1 की तरफ जाऊंगा तो ये स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, जितना मैं 7 की तरफ जाऊंगा तो ये स्ट्रेंथ तो कम हो गई, न्यूट्रल की तरफ चली जाएगी। ठीक। सही। अच्छा देखो, अभी इसी तरीके से क्या होता है, कलर्स होते हैं। ठीक है, कलर्स वो किस तरीके से होते हैं, देखो जिस तरह 1 है ना, तो 1 का वो कलर होता है रेड, सॉरी 1 से वो पहले का, असल में ये स्केल है ये, मैंने अच्छा यार 1 लिख दिया ना, स्टार्ट होता है ऑलमोस्ट टू 0 से। सही है, अब इसमें हमारे पास यूं करके खुद बने हुए होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे स्केल बना था, तो 0, ये है 0, ये है 1, ये है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो 0 से 1 मेरे पास कलर होता है रेड, 1 से 2 मेरे पास होता है डार्क ऑरेंज। ठीक है, और 0 से मैं बोलूँ 2 से, इन बिटवीन 2 से 3 मेरे पास होता है लाइट ऑरेंज। ठीक है, और मैं अगर 3 से 4 के वो बीच में देखूं तो मेरे पास कलर होता है डार्क येलो, इसको हम ऑरेंज और येलो को मिक्स करते हैं। फिर अगर मैं 4 से 5 की तरफ जाऊँ तो वो होता है लाइट ग्रीन। ठीक है, और अगर मैं 5 से 6 की तरफ जाऊँ तो वो होता है इस तरीके से, वो कलर आपस में वेरी करते हैं। अब मुझे कि पता कि को कैसे चलता है कि कौन सा वीक है कौन सा स्ट्रांग है, हम क्या करते हैं इसको डिफरेंट जो है वो टेस्ट करते हैं, जिस तरह अ, ये तो होता है कि हमारे पास इंडिकेटर्स होता है, यानी कि कौन सा एसिड कौन सा कलर शो कर रहा है ना, ये उस कलर्स के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि वो कौन सा एसिड कौन सा कलर शो कर रहा है। सही है, हम क्या करते हैं डिफरेंट पेपर्स के ऊपर इनको जो है वो ड्रॉप करते हैं। कुछ लिटमस, ये पेपर्स होते हैं, लिटमस पेपर होते हैं। ठीक है, लिटमस पेपर के अलावा हम क्या करते हैं, उसमें और बहुत सारे को टेस्ट करते हैं। नॉर्मली तो क्या होता है, लिटमस ये पेपर होता है, उसको हम वो ड्रॉप करते हैं किसी भी एसिड में, अब वो बहुत सारे वो कलर शो करता है, जो भी वो कलर वो शो करता है उस एसिड की वही स्ट्रेंथ होती है। जैसे कि जो सबसे, जैसे अगर मैं ये 14 की तरफ जा रहा हूँ तो 14 पर होता है, अगर मैं 14 की तरफ जा रहा हूँ तो 14 पे होता है बिल्कुल डार्क पर्पल, डार्क पर्पल होता है, तो ये होता है बेस का। तो ये डिपेंड करता है कि भाई जो लिटमस पेपर है उसके ऊपर कलर कौन सा आ रहा है। अगर उसके ऊपर कलर जो है वो लाइट तो ग्रीन आ रहा है, मैंने क्या किया हेडसेट में प्रोडिक्ट किया, मैंने चीज को देखा कि भाई ये कलर कौन सा आ रहा है, तो ये जो कलर आता है फिर मैं उसको मैच करता हूँ कि पीएच स्केल पे उसका कलर कौन सा है। प्लेट से जो हमारा स्टमक एसिड होता है जिसमें HCl होता है, उसका पीएच होता है 1। अगर मैं स्टमक एसिड में लिटमस पेपर पर डिप करूंगा ना, अगर मैं स्टमक एसिड में लिटमस पेपर पर डिप करूंगा तो मुझे कलर मिलेगा ऑरेंज, लिटमस पेपर का कलर ऑरेंज हो जाएगा। मैं क्या करूंगा, पीएच स्केल के पास जाऊंगा, वो जो वो कलर है उसको मैं वो मैच करूंगा, ये कहाँ पे वो मैच करे, देखो एग्जैक्टली तो कलर किसी से भी वो मैच नहीं करेगा, ये बिल्कुल 100% आ जाए। मैं तो देखूंगा कि ये नियरेस्ट किसी को मैच कर रहा है, तो जिस पीएच की रेंज से वो कलर मैच कर रहा होगा ना तो वही उसका पीएच होगा। जैसे फर्ज करो मैंने ये मिल्क लिया, दूध लिया, मैंने दूध में एक लिटमस पेपर डिप किया, डिप करने के बाद उस लिटमस पेपर का कलर चेंज हो गया, कलर चेंज होके वो ग्रीन हो गया, ग्रीन के तकरीबन
फ्रॉम 4 to 8 5 शेड्स होते हैं, फ्रॉम 4 to 8 5 शेड्स होते हैं लिटमस, ये इसमें पेपर में, सही। सॉरी, पीएच स्केल में 5 to 8 4 to 8 5 शेड्स होते हैं। अब ये 5 शेड्स है ना, ये क्या होता है, ये 4 पे लाइटर होता है कलर, 5 पे थोड़ा डार्क, फिर उससे डार्क डार्क, ये होते होते 8 पे बिल्कुल ऑरेंज, ये ग्रीन को डार्क हो जाता है। अब जो ग्रीन वो कलर आ रहा होगा ना मेरा लिटमस ये पेपर में, जब मैंने उसको ये मिल्क में डिप किया, तो कलर कौन सा आया, ये चीज मैं नोट करूंगा। इस तरीके से होता है, ठीक है। इस तरीके से हम स्ट्रैंड जो है वो नोट करते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, अब इसी तरीके से एक चीज है, ये तो करके फिर फेज के बारे में जो है इसको तो बात करेंगे, सिर्फ ये आज बता रहा हूँ क्या होती है। बेस होती है अ सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट H प्लस। बेस इज अ सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट H प्लस। जो H प्लस एसिड ने डोनेट किया था, रिमूव कराया था, जो सब्सटेंस उस H प्लस को वो गेन कर लेता है, वो बेस होता है। इसी तरीके से ये ब्रॉन्सन एंड लॉरी कॉन्सेप्ट है। इसी तरीके से बहुत सारे और भी होते हैं। कुछ जगह आप ये को देखोगे कि जो ओ एच माइनस डोनेट करे, ओ एच माइनस डोनेट करे ना, वो बेस होता है। यानी कि ये एच, जो एच प्लस था उसके एक कंपैरिजन में आ गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो एच प्लस डोनेट करते हैं ना, वो बेस की स्पेसिफिक वो टाइप होती है, इसको बोलते हैं अल्कली, वो होता है। लेकिन हर बेस जो है वो, हर बेस में OH नहीं आता। जिस तरीके से NH3 है, NH3 क्या है, अमोनिया। अमोनिया एक वो बेस है, लेकिन अमोनिया में OH नहीं आ रहा, तो ये वाली डेफिनेशन क्या हो गई, गलत हो गई कि बेस क्या है जो OH माइनस डोनेट करे। हालांकि हमें तो वो एक ऐसी ये डेफिनेशन चाहिए, ये कॉन्सेप्ट चाहिए कि जिसमें सब कुछ आ रहा हो, यानी सारी की वो सारी की सारी बेस उसमें आ रही है। तो क्या है बेस की ये डेफिनेशन, क्या है सही, जो ब्रॉन्सन एंड लॉरी कॉन्सेप्ट से हमें मिलती है ना। लॉरी कॉन्सेप्ट, ठीक है। बेस क्या है, जो कि एक ऐसा सब्सटेंस जो कि H प्लस एक्सेप्ट वो कर सके, उसको बोलते हैं बेस, सही। अच्छा तो देखो, मैं यहीं पे ये क्लास को रोक रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये काफी कुछ ज्यादा है, जब ये और उसके अलावा मैं होमवर्क भी देना भूल गया था, सही है। तो होमवर्क भी मैं आपको वो सेंड कर दूंगा, प्रीडॉक्स का ना। अच्छा मुझे